मुबारक हो माधवी बहन, तुम भी सास बन गई। अब तो तुम भी हम सासों की तरह ही अपनी बहू पर हुक्म चलाओगी। अरे नहीं नहीं, मैं अनिका को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर लाई हूँ। जैसे मेरे लिए मेरी उर्मिला है, वैसे ही अनिका भी है। बड़ी ही प्यारी बच्ची है। आजकल के जमाने में बड़ी किस्मत से मिलती हैं ऐसी बहुएं। वैसे ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। आजकल की लड़कियों का तो छोटे बाल रखने का फैशन खत्म ही नहीं हो रहा है। अब तुम अपनी बेटी को ही देख लो, अगर इसे पैंट शर्ट पहना दिया ना तो कौन इसे लड़की कहेगा। अरे माधवी बहन, अब तुम्हारी बेटी शादी लायक हो चुकी है। रंग रूप के साथ साथ रिश्ते वाले लड़की के बाल भी देखते हैं। कहाँ तुम्हारी बहू के बाल उसके घुटनों से भी लंबे हैं और कहाँ तुम्हारी बेटी परकटी होकर घूम रही है। ये कहते हुए गायत्री और शीला हंसने लगती है। वही माधवी की बेटी उर्मिला शीला और गायत्री की ऐसी बातें सुन काफी दुखी होती है और अपने कमरे में चली जाती है। आज तक मेरे बालों को लेकर मुझे इतने ताने कम मिले थे क्या, जो अब भाभी के लंबे बालों को देखकर मुझे लोग ताने दे रहे हैं। अरे अगर मेरे बाल लंबे नहीं हो रहे तो उसमें मेरी क्या गलती। कई सारी लड़कियां ये बॉय कट लेकर घूमती है, तो मैं क्यों नहीं। दरअसल उर्मिला के बाल भी पहले काफी ज्यादा लंबे थे, लेकिन एक बीमारी के चलते उर्मिला के बाल झड़ने लगते हैं और धीरे धीरे उर्मिला के लंबे काले घने बाल झड़कर बिल्कुल लड़कों के बाल की तरह छोटे छोटे हो जाते हैं, जिसके चलते हर कोई उर्मिला के छोटे बालों का मजाक उड़ाता था। लेकिन वही कल की आई उर्मिला की भाभी अनिका के बाल किसी सांप की तरह लंबे लहराते काले बाल थे, जो हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। अरे विनीता, सुप्रिया, तुम दोनों यहाँ ऐसे अचानक? अच्छा, मैं एक हफ्ते कॉलेज क्या नहीं आई, इसलिए तुम दोनों को मेरी याद आई ना। मैं जानती थी कोई मेरी दोस्त हो या ना हो, लेकिन तुम दोनों मेरी सच्ची सहेली हो। उर्मिला, तुम्हारी ये गलतफहमी पालने की आदत कब जाएगी? हम यहाँ तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी भाभी से मिलने आए हैं। सुना है उनके बड़े ही लंबे और सुंदर बाल है। वैसे उर्मिला, तुम्हें अपनी भाभी के लंबे लंबे बालों को देखकर जलन तो होती होगी ना। कहाँ उनके इतने लंबे बाल और कहाँ तुम्हारे इतने छोटे बाल। अरे हम तो तुम्हारे बालों को छोटा भी नहीं कह सकते। छोटे बाल तो हमारे हैं, तुम्हारे सर पर तो 1 इंच के बाल भी नहीं है। मैं तो कह रही हूँ, तुम्हारी भाभी जब बाल बनाती होगी और कंघी में उनके कुछ बाल रह जाते होंगे, उन्हीं बालों को तुम फेविकॉल से अपने सर पर चिपका लो। कम से कम थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन तुम्हें भी लंबे बाल होने की खुशी मिलेगी। इतना कहकर उर्मिला की दोनों सहेलियां हंसते हुए वहां से चली जाती है। उर्मिला को तो पहले अपने भाभी के लंबे बालों को देखकर दुख होता था, लेकिन अब धीरे धीरे उर्मिला को अपनी भाभी के लंबे बालों से जलन होने लगी थी। अरे वाह अनिका बहू, तुम तो खाना भी बहुत बढ़िया बनाती हो। ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने तुम्हें 36 के 36 गुण दिए हैं। अनिका, अपने 1-2 गुण मेरी बहन उर्मिला को भी दे दो। गुण नहीं तो कम से कम अपने लंबे बाल जैसे इसके बालों को भी लंबा कर दो। कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि मेरी छोटी बहन है या भाई। बस भैया, आप मेरा और कितना मजाक उड़ाएंगे। अगर मुझको अपनी बहन कहते हुए आपको शर्म आती है तो मुझसे ये बहन भाई का रिश्ता खत्म क्यों नहीं कर देते। उर्मिला, तेरा दिमाग तो ठीक है, तू क्या बकवास कर रही है। अर्जुन ने तो बस छोटा सा मजाक किया था। इतने छोटे से मजाक को इतना सीरियसली लेने की क्या जरूरत है। उर्मिला डाइनिंग टेबल से उठती है और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है, जिसे देख उर्मिला की भाभी अनिका को उर्मिला के लिए काफी बुरा लगता है। लेकिन उर्मिला के इतने गुस्से में होने की वजह से अनिका उर्मिला के पास जाना सही नहीं समझती। धीरे धीरे कब ये छोटा सा दुख नफरत में बदल जाता है, उर्मिला को पता ही नहीं चलता। घर वालों, पड़ोसी और दोस्तों के मुंह से हमेशा अपनी भाभी के लंबे बालों की तारीफ सुन उर्मिला अब अनिका से हद से ज्यादा नफरत करने लगी थी। इसलिए अब उर्मिला अनिका को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती। ये क्या है उर्मिला, पहले ही निवाले में इतना लंबा बाल, आजकल क्या हो गया है तुम्हें? सुबह भी तुमने जो सब्जी दी थी उसमें 2 बार बाल निकले थे। मुझे कैंटीन से सब्जी लेकर खानी पड़ी। शाम को जो तूने मुझे खिचड़ी दी थी उसमें भी तेरा बाल गिरा हुआ था। लेकिन माँ जी, मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो बालों को बांध कर बनाती हूँ, तो मेरे बाल खाने में कैसे गिर गए?
और करो इतने लंबे लंबे बाल, यही हाल होता है लंबे बालों का। अरे मम्मी, ये तो कुछ भी नहीं, आने वाले समय में देखना, अगर कदम कदम पर घर में आपको भाभी के गिरते हुए बाल नजर ना आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। उर्मिला एक दुकान से असली लंबे बालों की विग लाती है और उसमें से बाल काट कर घर में जगह जगह डाल देती है, जिसके चलते अब घर में हर किसी के पैरों में बाल चिपकने लगते हैं। अनिका बहू, तेरे लंबे बालों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। जहाँ कदम रखती नहीं वहाँ तेरे बाल आ जाते हैं। अपने बालों को बांध कर रखा कर, तेरे लंबे बालों से तो मैं दुखी हो चुकी हूँ। लेकिन माँ जी, मुझे तो हेयर फॉल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इतने सारे बाल भला मेरे कैसे गिर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अनिका इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि ये सब उसके साथ कोई और नहीं बल्कि उसकी नंद ही कर रही थी। लेकिन उर्मिला अभी कहाँ इतनी जल्दी हार मानने वाली थी। अपने लंबे बालों वाली भाभी को परेशान करने के लिए अब उर्मिला अलग अलग तरह के प्लान बनाती है। भाभी, आगे आगे देखती जाओ कि मैं आपके साथ क्या क्या करती हूँ। वो दिन दूर नहीं जब आप खुद ही कैंची से अपने लंबे लंबे बालों को काट दोगी। उर्मिला चुपके से अनिका के शैम्पू और हेयर ऑयल में एक दवाई मिला देती है, जिसके चलते अब अनिका जब भी अपने बालों में कंघी करती तो अनिका के ढेर सारे बाल टूट जाते। हे भगवान, ये मेरे इतने सारे बाल कैसे टूट रहे हैं? मैं तो वही शैम्पू तेल लगाती हूँ जो मैं हमेशा से लगाती आ रही हूँ। कहीं बदलते मौसम का तो असर नहीं है? देखा माँ, मैं कहती थी ना आपसे कि ये भाभी के ही बाल है। देखो किस तरह भाभी के बाल गिर रहे हैं। अनिका बहू, तेरे बाल तो सच में बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। अब तू क्या करेगी? भाभी, मैं तो कह रही हूँ आप अपने लंबे बालों को कटवा ही लो। क्या पता कटवाने के बाद दोबारा आपके बाल उगे तो वो बहुत ज्यादा मजबूत हो। नहीं उर्मिला, मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है, मैं इन्हें कटवा नहीं सकती। अगर मैंने इन्हें काट दिया तो फिर से इतने लंबे होने में काफी समय लग जाएगा। अनिका की ऐसी बातें सुन उर्मिला मन ही मन हंसती है और गुस्सा भी करती है, क्योंकि उर्मिला ने जो जो अनिका के लिए प्लान बनाए थे वो सब अब धीरे धीरे फेल हो रहे थे। भगवान, ये क्या, मेरे बालों में च्युइंगम कैसे चिपक गई? आखिर क्या हो रहा है मेरे बालों के साथ? किसकी बुरी नजर लग गई मेरे बालों को? अब मुझे अपने इतने लंबे बालों को काटना होगा। तुम्हें अपने बाल काटने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिना काटे तुम्हारे बालों से च्युइंगम निकाल देता हूँ। अर्जुन फ्रिज के अंदर से बर्फ का टुकड़ा लेकर आता है और अनिका के बालों में लगी हुई च्युइंगम पर वो बर्फ का टुकड़ा लगाने लगता है, जिसके चलते थोड़ी देर में वो च्युइंगम अपने बालों से अलग हो जाता है। मुझे तो लगा था कि मुझे आज अपने बाल काटने ही पड़ेंगे। थैंक यू सो मच। ये सब देख उर्मिला को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो सबके सामने कर ही क्या सकती थी। ऐसे ही कुछ हफ्ते और गुजर जाते हैं। आज अनिका की सास और पति दोनों ही घर में नहीं होते। अनिका भी घर का काम खत्म कर आराम से अपने कमरे में लेटी होती है कि तभी उर्मिला अपनी भाभी के कमरे में आती है और उसके लंबे बालों को बेड से बांध देती है। अब वो वक्त आ चुका है जब मैं इस मुसीबत को जड़ से ही खत्म करूं। उर्मिला एक बड़ी सी कैंची लेकर अपनी भाभी के लंबे बालों को काटने ही वाली होती है कि तभी अचानक अनिका की नींद खुल जाती है। उर्मिला के हाथों में इतनी बड़ी कैंची देख अनिका काफी ज्यादा घबरा जाती है। उर्मिला, तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे जान से मार रही हो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ ना? तुम मेरी भाभी हो और मैं तुम्हें जान से नहीं बल्कि तुम्हारे ये लंबे बालों को काट रही हूँ। लेकिन क्यों उर्मिला? मेरे लंबे बालों ने आखिरकार तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारे बालों ने रातों की नींद उड़ा दी है और तुम कह रही हो कि उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा है? उर्मिला अनिका के बालों को काटने ही वाली होती है कि तभी वहां अर्जुन और माधवी आ जाते हैं। अर्जुन उर्मिला के हाथ से कैंची ले लेता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये तुम क्या करने जा रही थी अपनी भाभी के साथ? अरे बोल करमजली, ऐसे चुप क्यों खड़ी है? क्यों काट रही थी तू अपने भाभी के बालों को? अगर काटती नहीं तो और क्या करती? आप लोगों ने तो मुझे जीते जी मार दिया। बीमारी के चलते मेरे बाल झड़ते झड़ते छोटे हो गए और वापस कभी लंबे नहीं हो सके। मैंने इतनी दवाइयाँ इस्तेमाल की लेकिन किसी का भी कोई असर नहीं हुआ। अगर मेरे बाल लड़कों की तरह छोटे हैं तो उसमें मेरा क्या कसूर?
मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बाल भी और लड़कियों की तरह लंबे हो, लेकिन नहीं हुए। और आप लोगों ने तो मुझे ताने दे देकर मार दिया। जब से भाभी आई थी तब से तो मेरा और बुरा हाल हो गया था। इसलिए मैं इस मुसीबत को जड़ से ही खत्म करना चाहती थी। उर्मिला का दुख सुनकर और उसकी आंखों में यूं आंसू देखकर अनिका उर्मिला के पास जाती है और उसकी आंखों से आंसू पोंछने लगती है। उर्मिला, रो मत। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। एक लड़की की खूबसूरती सिर्फ उसके रंग रूप से नहीं बल्कि उसके बालों से भी निखरती है। दुनिया, घर वाले, समाज क्या कहता है, तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए खुद को बदलो। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। मैं तुम्हारे इन छोटे बालों वाली प्रॉब्लम जल्द से जल्द खत्म कर दूंगी। भाभी, जो मैंने आपके साथ किया वो मैं किसी और के साथ करती तो वो ना जाने मुझसे कितनी नफरत करती। लेकिन आप तो मेरा साथ दे रही हो। भाभी, मुझे माफ कर दो। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अनिका अपनी नंद उर्मिला को माफ कर देती है और अगले दिन उसे शहर के सबसे बड़े हेयर स्पेशलिस्ट के पास ले जाती है, जहां कुछ दवाइयां और कुछ प्रोडक्ट्स के बदौलत उर्मिला के बाल भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं और अब दोनों नंद भाभी बिना किसी मनमुटाव के हंसी खुशी रहते हैं। जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा कि पल्लवी की ननंद रिंकी उससे कुछ छुपा रही है। पल्लवी उसे उसके बारे में पूछताछ करती है, लेकिन रिंकी उसे कुछ नहीं बताती। इस भाग में हम देखेंगे कि आखिर रिंकी ऐसा क्या छुपा रही है जो उसे भी परेशान कर रहा है। एक रात घर के सभी लोग सो गए थे, तभी रिंकी बालकनी में पर्दे के पीछे छिपकर खुसखुसाते हुए बात कर रही थी। इत्तेफाकन पल्लवी को भी नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी खिड़की खोलकर बाहर का नजारा देख रही थी। तभी पर्दे के पीछे की हलचल को देखते हुए वो बोली, इतनी रात में बालकनी में कौन हो सकता है? घर के सभी लोग तो सो रहे हैं। मुझे चलकर देखना चाहिए। पल्लवी अपने कमरे से निकलकर सीधा बालकनी की ओर जाने लगती है। उसके कदमों की आवाज सुनकर रिंकी सतर्क हो जाती है और उसके साथ हुए खड़े व्यक्ति को वहां से जाने के लिए कहती है। जब तक पल्लवी पहुंची थी तब तक वो व्यक्ति वहां से जा चुका था, लेकिन पल्लवी को एहसास हो गया था कि रिंकी वहां अकेली नहीं है। वहां कोई और भी था जिससे वो बातचीत कर रही थी। वो रिंकी के पास जाकर बोली, रिंकी, तुम इतनी रात को बालकनी में क्या कर रही हो? रिंकी अपनी भाभी को देखकर चौंक जाती है और घबराते हुए बोली, भाभी, आप यहाँ कैसे? वो तो मेरे कमरे में बिल्ली घुस आई थी और आपको तो पता ही है कि मैं बिल्लियों से कितना डरती हूँ। वो अभी भी मेरे कमरे में है, इसलिए मैं बालकनी में थोड़ी देर के लिए टहलने आ गई ताकि वो मेरे कमरे से निकल जाए। लेकिन तुम्हें कब से बिल्लियों से डर लगने लगा? तुम तो बिल्लियों के साथ खेला करती थी। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। सच सच बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही थी? यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और भी था? नहीं भाभी, मुझे सच में बिल्लियों से बहुत डर लगता है। जब से हर्ष की बिल्ली ने एक बार मुझे पंजा मारा था, उसके बाद से मुझे बिल्लियों से डर लगने लगा। और मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है। मैं सच कह रही हूँ भाभी, मेरी बात पर यकीन करो। अच्छा तो ठीक है, चलो मैं और तुम मिलकर तुम्हारे कमरे की बिल्ली को भगाते हैं। रिंकी जल्दी जल्दी अपने कमरे की ओर जाने लगी, लेकिन पल्लवी एक सेकंड के लिए वहीं खड़ी रही। उसने देखा कि पर्दे के पीछे एक गुलाब का फूल नीचे गिरा हुआ था। उसने वो गुलाब के फूल को उठाया और अपने साथ लेकर चलने लगी। रिंकी अपने कमरे तक पहुंच गई थी और पल्लवी उसके पीछे पीछे आ रही थी। रिंकी फटाफट अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठ जाती है। उसे ऐसा करता देख पल्लवी बोली, यहाँ तो कोई बिल्ली नहीं है और तुम भी बिना डरे अपने कमरे में आ गई। तुमने अपने कमरे को चेक करना भी जरूरी नहीं समझा? अगर वो बिल्ली इसी कमरे में हुई तो? नहीं भाभी, शायद वो बिल्ली अब मेरे कमरे से चली गई है, इसलिए मैं आराम से सो पाऊंगी। आप भी अपने कमरे में जाकर सो जाइए। खामखा आप मेरे चक्कर में परेशान हो रही हो। मुझे लगता है तुम्हारे कमरे में कोई बिल्ली नहीं, एक बड़ा बिल्ला आया था। भाभी, आप ये क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आपको कैसे पता कि वो बिल्ला है या बिल्ली? आपने तो उसे देखा भी नहीं। है तो कोई बिल्ला ही, क्योंकि वो बिल्ला कोई आम बिल्ला नहीं, वो तो एक बागड़ बिल्ला है।
भाभी आप ये सब क्या कह रही हो? कुछ भी कहो रिंकी, तुम्हारा ये बिल्ला काफी रोमांटिक है। तुम्हारे लिए आधी रात में गुलाब का फूल लेकर आया और सिर्फ तुमसे मिलने के लिए वो बिना डरे बालकनी में घुस आया। क्या बात है रिंकी, तुम्हारे भैया ने तो मेरे लिए कभी ऐसा नहीं किया। हमारी भी लव मैरिज हुई थी, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा डेयरिंग है। रिंकी अपनी भाभी की बातों को सुनकर समझ जाती है कि पल्लवी को सब कुछ पता चल चुका है। उसका राज अब राज नहीं रहा। वो काफी देर तक चुप रहती है क्योंकि उसका खुलासा हो जाने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, जिस पर पल्लवी बोली, अब चुप क्यों हो? देखो, जितना बेवकूफ तुम मुझे समझती हो ना, मैं उतनी हूँ नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। अब तुम अपने आप बताओगे उसके बारे में या फिर वो भी मुझे ही पता करना पड़ेगा? भाभी, वो मैं आपको क्या बताऊँ। उसका नाम रवि है। हम दोनों कॉलेज फ्रेंड्स हैं। फर्स्ट ईयर में हम दोनों दोस्त बने और अब हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन आपको तो पता ही है ना, हमारे घर वाले कितने स्ट्रिक्ट है। घर वाले तो आपकी शादी के खिलाफ भी थे, लेकिन भैया का दबदबा इतना था कि उन्हें ज़्यादा कोई कुछ नहीं कह पाया। लेकिन मैं तो अभी सिर्फ पढ़ाई ही कर रही हूँ, इसलिए ये बात मैं आपको नहीं बता रही थी। देखो, मुझे शक तो था ही तुम पर, लेकिन मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी और तुम्हारे मुंह से उस लड़के के बारे में जानना चाहती थी। कोई बात नहीं रिंकी, अभी तुम चुप रहना और अब सब कुछ अपनी भाभी पर छोड़ दो। सही समय आने पर मैं तुम्हारी शादी की बात घर में करूंगी और उससे पहले मैं तुम्हारे भैया को इस बारे में बताऊंगी। थैंक यू भाभी, मेरी बात को समझने के लिए। भाभी, इस घर में मैं आपसे सबसे ज़्यादा क्लोज हूँ। मेरी इतनी ज़्यादा बातचीत साक्षी भाभी से भी नहीं बनती क्योंकि उनसे मेरी वाइब मैच ही नहीं होती। वो थोड़े पुराने ख्यालात की है, शायद इसलिए। ये सब छोड़ो, मुझे उसकी फ़ोटो तो दिखाओ। पल्लवी की ये बात सुनकर रिंकी ने अपने फ़ोन में उसकी फ़ोटो दिखाई, जिसे देखकर पल्लवी बोली, ये तो बहुत हैंडसम है और क्यूट भी है। तुम्हारे भैया को ये पसंद आ ही जाएगा। और बात रही घर वालों की, तो अगर भैया ने इसे अप्रूव कर दिया तो घर में कोई भी तुम्हारी शादी के लिए विघ्न पैदा नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच भाभी। अब पल्लवी अपने कमरे में जाकर सो जाती है और रिंकी भी अपने कमरे में सो गई थी। अगली सुबह जब सतीश को रिंकी के बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है तो उस पर सतीश कहता है, अच्छा, रिंकी का बॉयफ्रेंड भी है? तुमने लड़के को देखा है? हाँ, मैंने देखा है उस लड़के को। वो बहुत हैंडसम है। कितना भी हैंडसम हो, मुझसे ज्यादा हैंडसम नहीं होगा। अरे बस बस, वो आपसे भी ज्यादा हैंडसम है। मैंने उसकी फोटो देखी है, मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा। काश मेरा बॉयफ्रेंड भी वैसा रहता। बस पल्लवी, यार तुम झूठ ही बोल देती कि मैं उससे ज्यादा हैंडसम दिखता हूँ। मेरी वाइफ मेरे सामने किसी गैर पुरुष की तारीफ करे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। अरे बस बस, नाटक करना बंद करो और ये सोचो कि रिंकी की शादी की बात घर में कैसे की जाए। रिंकी हम दोनों से उम्मीद लगाए बैठी है। मैं कुछ करता हूँ। थोड़ी देर बाद सभी नाश्ते के टेबल पर पहुंचे और नाश्ता करने लगे। सतीश इसी मौके का फायदा उठाकर शांति से बात करने की कोशिश करता है। माँ, मैं सोच रहा था कि हमारे घर में काफी टाइम से कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ। हमारे परिवार में खुशियों के मौके कम हो गए हैं क्या? हाँ हाँ, मेरे मरने के बाद मना लेना मेरी 13वीं का फंक्शन। उसमें तुम झूम झूम कर नाचना और भंडारा करना। अभी सुबह सुबह किसी खर्च की बात मत कर। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? मैं ये कह रहा था कि घर में छोटा भी बड़ा हो गया है और रिंकी भी बड़ी हो गई है। मैं चाहता हूँ कि रिंकी की शादी की बात चलाई जाए। क्या? रिंकी की शादी की बात? लेकिन रिंकी और मैं तो एक ही उम्र के हैं। हम दोनों की शादी भी तो एक साथ होनी चाहिए ना। रोहन, तू अपना मुंह बंद रख। जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। चुपचाप अपनी प्लेट साफ कर और यहाँ से निकल। अभी उसका कॉलेज चल रहा है। कॉलेज चल के खत्म होने के बाद ही उसके रिश्ते की बात चलाएंगे। माँ, मैं कह रहा था कि आप लड़का पहले से ही देख लीजिए, क्योंकि एक उम्र के बाद लड़के मिलना बंद हो जाते हैं। शादी का क्या है, शादी तो 5 साल बाद भी होती रहेगी, लेकिन अच्छा लड़का मिलना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, मैं शर्मा जी से उसके लिए लड़के की बात करती हूँ। साक्षी का रिश्ता भी उन्होंने ही बताया था और मुझे उम्मीद है कि वो इस बार और अच्छे रिश्ते मुझे बताएंगे। अरे, लड़के की बात करने के लिए शर्मा जी से क्यों पूछना? पहले तो आप रिंकी से पूछिए ना कि उसे कोई लड़का पसंद है या नहीं। आजकल के बच्चे अपना हमसफर खुद ही चुन लेते हैं। खबरदार अगर ऐसी बात कही तो
घर के लिए दामाद क्या घर की बेटियां ढूंढने जाती है? उसके लिए घर के बड़े बूढ़े अभी जिंदा है। तूने जो गलती की, अगर उस गलती को किसी ने भी दोहराने की कोशिश की तो इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं। घर की बहू बेटियां ही घर की इज्जत होती है। हम जो लड़के उसके लिए देखेंगे वो उससे बातचीत करके उनमें से ही एक लड़का अपने जीवन साथी के रूप में चुन लेगी। अब इससे ज्यादा छूट हम नहीं दे सकते। लेकिन माँ, लड़की को भी तो पूरा हक होना चाहिए कि वो अपनी पसंद के लड़के से शादी कर सके। मान लीजिए अगर रिंकी को कोई पसंद हुआ तो? हमारी रिंकी ऐसी नहीं है, हम जिससे कहेंगे वो उसी से शादी कर लेगी। अभी वो नादान है, वो क्या जाने कौन व्यक्ति अच्छा है और कौन व्यक्ति बुरा। और भला तुझे इतनी क्यों पड़ी है उसकी पसंद और नापसंद की? अभी मैं और तेरे बाबूजी जिंदा है। उसकी शादी करने के लिए तुझे उसकी ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। माँ, कहीं रिंकी का कोई बॉयफ्रेंड हुआ तो? टांगे तोड़कर घर में बिठा दूंगी उसको। हमारी घर की बहू बेटियां किसी बाजारू लड़के से यूं नैन मटक्का नहीं करती, और अगर उसने ऐसा करने की जुर्रत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस घर को तहस नहस करके रख दूंगी मैं। रिंकी की शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब इस विषय पर कोई भी मुझसे बातचीत ना करे तो ही अच्छा होगा। शांति की बात सुनकर सतीश, पल्लवी और रिंकी असमंजस में पड़ जाते हैं। सतीश और पल्लवी को समझ नहीं आ रहा था कि वो शांति को कैसे समझाए कि रिंकी किसी लड़के से प्यार करती है और वो अपना घर उसी के साथ बसाना चाहती है। शांति को मनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन पल्लवी और सतीश भी हार मानने वालों में से नहीं थे। आखिर वो दोनों शांति को कैसे मनाएंगे? अगर शांति नहीं मानी तो क्या रिंकी की खुशियां हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।